लिखा था कुछ का सेकेंड वर्ल्ड वॉर? लिखो। ऑन September 1, 1939, on September 1, 1939, Germany attacked Poland. Germany attacked Poland and and Britain declared war against Germany. And Britain declared war against Germany. On September 1, 1939, Germany attacked Poland and Britain declared war against जर्मनी। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो कांग्रेस जो है वाइसरॉय को एक ऑफर देती है। क्या ऑफर देती है? लिखो। कांग्रेस ऑफर टू, हेडिंग लिखना, कांग्रेस ऑफर टू वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड लिंथलो। लॉर्ड लिंथलो। तो कांग्रेस बोलती है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको सपोर्ट करेंगे, दो कंडीशंस हैं हमारी। ठीक है, तो लिखो टू कंडीशंस। पहली कंडीशन बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली should be made, should be made after the war, after the war, to determine the, to determine the political structure of free India, to determine the political structure of free India. And second condition लिखो, immediately some form of genuine government at the center, immediately some form of genuine government, some form of genuine government at the center. ठीक है, समझ आई दोनों कंडीशंस? ये बोल रहे हैं कि अगर हम आपको, अगर आप ये दो कंडीशंस हमारी मानते हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही वॉर खत्म होगी उसके बाद आप फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे। और दूसरी कंडीशन, अभी इमीडिएटली आप क्या करो, सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ। क्योंकि सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि इंडियंस का नहीं चलती थी सेंटर में। सेंटर में अभी भी 80% बजट क्या था? नॉन वोटेबल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सेंटर में आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ और ये वादा करो कि जब वॉर खत्म होगी तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, गांधी जी जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और कांग्रेस भी चाहती थी कि हम वाइस रॉय को एक चांस दें, ब्रिटिशर को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चांस दिया जाए। बट ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, तो लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी wanted to give every chance, every chance to the British government, to the British government and Viceroy, and Viceroy. But there was negative response from the government.
बट देयर वॉज नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर, मार्च 1940। मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करती है मार्च 1940 में, इसी को पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला जाता है। क्या रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, उनको एक साथ किया जाएगा। ठीक है, अभी ये एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पर ये क्या बोल रहे हैं, जो भी नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न साइड पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, उनको एक प्रोविंस बनाया जाए। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग की जाए, एक रेजोल्यूशन ये पास करते हैं। तो लिखो, मुस्लिम लीग पास रेजोल्यूशन। मुस्लिम लीग मतलब पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है अभी। मुस्लिम लीग पास रेजोल्यूशन फॉर द ग्रुपिंग ऑफ geographically contiguous areas, geographically contiguous areas in northwest and eastern India where Muslims were in majority। ठीक है, कि भाई नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ईस्ट मतलब ये वाला पार्ट। तो ये वाले एरियाज और ये वाले एरियाज में जो भी जितने भी प्रोविंसेस हैं, उनको क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, और यहां वाली को भी एक कर दिया जाए जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं 1940 में। उधर 1940 में ब्रिटिशर्स एक ऑफर लेके आते हैं, किसके लिए, कांग्रेस के लिए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों लेके आते हैं, पहले तो मान नहीं रहे होते बात, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है स्टार्टिंग में, तो ब्रिटिशर्स घबरा जाते हैं थोड़े कि हमें इंडियंस की सपोर्ट चाहिए होगी आगे, अगर हमें वॉर कंटिन्यू करनी है, इसलिए अगस्त ऑफर लेके आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अगस्त ऑफर ऑफ ब्रिटिशर्स। अगस्त ऑफर 1940 में ही है ये। ठीक है, क्या ऑफर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फर्स्ट पॉइंट लिखो, डोमिनियन स्टेटस एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। सबसे पहले बोलते हैं कि हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको डोमिनियन स्टेटस देना। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जंग के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर। ठीक है, पहला क्या बोला, आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, और डोमिनियन स्टेटस देने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कि कितनी पावर्स आपको देनी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी। बताओ क्या होता है, यही तो पढ़ रहे हैं हम कब से।
डोमिनियन नहीं पता आपको क्या होता है? याद नहीं है? किसी को याद है? वंश, याद नहीं है? हाँ, क्या था उसमें फिर? हाँ, कि ऊपर अथॉरिटी तो ब्रिटिशर्स की रहेगी, नीचे सेल्फ रूल रहेगा। ठीक है, नीचे मिनिस्ट्रीज में इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी और ब्यूरोक्रेसी में भी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, पर अथॉरिटी ऊपर किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। उसको डोमिनियन बोलते हैं। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे 1940 में क्या बोल रहे हैं कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, और जैसे ही वॉर खत्म होगी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया जाएगा। ठीक है, और तीसरी सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन हम माइनॉरिटीज की हाँ के बिना आपको नहीं देंगे। जो भी हमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आपको देना है उसमें माइनॉरिटीज की सहमति होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर हम नहीं देंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये किसको वीटो दे रहे हैं? मुस्लिम लीग को वीटो दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट लिखो, थर्ड कंडीशन, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, की माइनॉरिटीज के कंसेंट के बिना हम आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, अब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को। ठीक है, क्योंकि एक तो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज की हाँ के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पर मुस्लिम लीग ने इसको वेलकम किया। ठीक है, तो लिखो, कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर, कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड मुस्लिम लीग welcomed the veto, and Muslim League welcomed the veto। veto समझते हो ना? VETO। ठीक है, विटो मतलब जहां पे किसी के हाँ के बिना काम नहीं चले। ठीक है ना, उसको विटो बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस में जो लीडर्स हैं वो ये बोलते हैं कि देखो अभी हम लार्ज स्केल प्रोटेस्ट तो नहीं करेंगे, पूरे इंडिया में मूवमेंट तो नहीं चलाएंगे, बट हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाएंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो भी हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमें हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब अकेले अकेले हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है 1941 में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह। नाइनटीन फोर्टी वन में, और सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, और सेकंड, सेकंड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहां पे ये मास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे हैं, अकेले अकेले अनशन पे बैठ रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और मार्च 1941 आते आते इंडिया में 25,000 लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे। कितने? 25,000 लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, दिल्ली चलो मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं इकट्ठे होके कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। ठीक है, जैसे ही दिल्ली चलने का इनका प्लान होता है तो क्रिप्स मिशन आ जाता है इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्रिप्स मिशन।
क्या? कब आए थे? मई 1941। ठीक है। दिसंबर 91 में एक 1941 में एक और घटना होती है। ये भी याद रखना, साइड पे लिख लेना, कि गांधी जी ने अपना सक्सेसर किसको बोल दिया? हम्म। गांधी जी ने किसको बोला था कि ये मेरा सक्सेसर होगा? हैं? हाँ। ठीक है। तो गांधी जी ने 1941 में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनको ऐसे लगा कि यही एक ऐसा लीडर है जो पूरे इंडिया जिसको स्वीकार कर सकता है। तो नेहरू जी को बोला कि आप मेरे सक्सेसर हो गए अब। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में फिर से गवर्नमेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कुछ ऑफर्स लेके आती है। ठीक है, 1942 में क्या ऑफर लेके आती है? फर्स्ट लिखो, एन इंडियन यूनियन, एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस। यहां पे भी किसकी बात कर रहे हैं? एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस एंड राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, एंड राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द एंड राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। ठीक है, बोला कि आपके लिए हम डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, और आपको एक राइट हम देंगे कि आप कॉमनवेल्थ बेसिकली उन सब कंट्रीज का एक संगठन था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। ठीक है, इंडिया आजाद होने के बाद भी काफी देर तक कॉमनवेल्थ का पार्ट रहा है। कॉमनवेल्थ मतलब कुछ नहीं है, एक संगठन था जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था, उन कंट्रीज का एक संगठन बना था, उसमें ऑटोनॉमी नहीं जाती थी किसी की। ठीक है। तो इनने बोला कि आप कॉमनवेल्थ से विदड्रॉ, कॉमनवेल्थ का वैसे भी कुछ लेना देना नहीं था, कॉमनवेल्थ से हमारी सोवरेनिटी वैसे भी कहीं नहीं जा रही थी, तो इन्होंने बोला कि आप कॉमनवेल्थ से विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, दूसरी बात बोली कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जो हम देंगे, पहली जो अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात इनने की थी, उसमें बोला था कि उसमें कुछ इंडियंस होंगे, कुछ ब्रिटिशर्स भी होंगे। यहां पे बोला क्रिप्स मिशन में कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके लिए बनाएंगे उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे। ठीक है, सिर्फ इंडियन लोगों की ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और तीसरी बात जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात इनने बोली कि भाई जो भी प्रोविंस इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके साथ हम एक अलग से एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो बेसिकली ये किसका ब्लूप्रिंट हो रहा है? पार्टीशन का। ठीक है, कि कोई भी इंडिया की प्रोविंस अगर इंडियन यूनियन के साथ नहीं आना चाहती है, तो उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से एग्रीमेंट साइन करेगी। समझ रहे हो? उसको अलग से ऑटोनॉमी देने की बात की जाएगी। ठीक है, तो दूसरी लिखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोलली ऑफ इंडियंस। सोलली, SOLELY, सोलली मतलब सिर्फ इंडियंस की, सोलली ऑफ इंडियंस। और थर्ड स्टेटमेंट लिखो, थर्ड ऑफर, फ्रीडम टू एनी प्रोविंस, फ्रीडम टू एनी प्रोविंस unwilling to join the union, freedom to any province unwilling to join the union to have a separate agreement with the British, to have a separate agreement with the British.
ब्रैकेट में लिखना अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन, अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, अब कांग्रेस ऑब्वियसली इसको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। ठीक है, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया कि भाई आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो इस बात के ऊपर, और दूसरा जो आप प्रोविंसेस को ये राइट दे रहे हो कि वो हमसे अलग हो सकती हैं, इससे कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया, इस ऑफर को। क्यों रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग के लिए तो अच्छी बात है ये। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग बोल रही है कि आपने पाकिस्तान एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया भाई, हमें तो इस टाइम तक आपको पाकिस्तान दे देना चाहिए था, आप अभी बोल रहे हो कि ऐसा किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इससे नाराज है। ठीक है, तो लिखो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस ऑफर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे ही क्रिप्स मिशन का फेलियर होता है तो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट चलाती है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1948 या 42, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1942, 8 अगस्त 1942, 42 लिख लो। ठीक है, 8 अगस्त 1942। इसमें लिखो गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। और डिमांड क्या थी इस मूवमेंट की? हाँ, इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, दे डिमांडेड इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया इस मूवमेंट में? डू और डाई। ठीक है, गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, गेव डू और डाई, गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। ठीक है, 8 अगस्त को मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। 9 अगस्त तक सारे मेजर लीडर्स जो थे कांग्रेस के, सबको कहां डाल दिया? जेल में। ठीक है, गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सब जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं सबको जेल में डाल दिया। तो ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट इसलिए फेमस है क्योंकि ये मूवमेंट बेसिकली बड़े बड़े लीडर्स ने नहीं चलाई है, ये लोगों ने मूवमेंट चलाई है। इसको इतनी देर तक सस्टेन लोगों ने किया है, लीडरलेस मूवमेंट थी एक टाइम। ठीक है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी ना, जो लोग मतलब लाइमलाइट में नहीं थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, जो गांव में कोई गांधी जी के भक्त थे, जो इस मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, देखो बाय 9 अगस्त 1942, बाय 9 अगस्त 1942 all major leaders of Congress were arrested. Of Congress were arrested. Full stop. इसमें एक अरुणा आसफ अली हैं, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है क्विट इंडिया मूवमेंट में, उनका लिख लो थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यंग अरुणा आसफ अली, यंग अरुणा, ARUNA, अरुणा आसफ अली presided over the Congress committee, presided over the Congress committee session on August 9। तो जब बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया तो लीड किसने किया? अरुणा आसफ अली ने।
सेशन ऑन अगस्त 9, ऑन अगस्त 9। एक और लेडी हैं उषा मेहता, उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था मूवमेंट को और प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो, उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कम्युनिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स कॉमा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट्स कॉमा मुस्लिम लीग कॉमा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा एंड प्रिंसली स्टेट्स, एंड प्रिंसली स्टेट्स बाइकॉटेड द मूवमेंट। कम्युनिस्ट्स, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड प्रिंसली स्टेट्स बाइकॉटेड द मूवमेंट, इन्होंने मूवमेंट को बाइकॉट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट लोगों ने और जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, इस सब ने इस मूवमेंट को बाइकआउट किया। हाँ, कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऑन मार्च 23 1943, ऑन मार्च 23 1943 पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व्ड, पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मुस्लिम लीग, बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे मनाया मार्च 23 1943 में। ठीक है, और गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए फिर से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वेवल प्लान है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बनने की बात चल रही है। हाँ, वेवल प्लान 1945, WAVELL, वेवल प्लान 1945। अब 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पे आ गई है। ठीक है, लिखो, वॉर इन यूरोप केम टू एन एंड, वॉर इन यूरोप केम टू एन एंड बट there was still a threat of Japan, there was still a threat of Japan। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या ऑफर किया गया, लिखो, ऑफर्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस वेवल प्लान में। फर्स्ट लिखो, एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट गवर्नर जनरल, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। एन ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना सेंटर में, वो अब इंडियंस की ही बनाई जाएगी, बस उसमें गवर्नर जनरल ब्रिटिशर रहेगा और जो कमांडर इन चीफ होगा फोर्सेस का वो ब्रिटिशर रहेगा, बाकी सारे लोग क्या होंगे, इंडियंस होंगे। एक ऑफर ये दिया। दूसरा लिखो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग हैं और जो मुस्लिम हैं उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, मतलब तो फिर कांग्रेस कहां जाएगी। ठीक है, तो कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया, कांग्रेस ने बोला कि आप हमें बिल्कुल एक माइनॉरिटी पार्टी बना रहे हो। ठीक है, कांग्रेस ने ये डिमांड्स नहीं मानी। लिखो, कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान, ऑब्जेक्टेड टू द प्लान
एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस कांग्रेस merely टू अ हिंदू पार्टी। merely MERELY टू अ हिंदू पार्टी। ठीक है, और टॉक्स ब्रेकडाउन मतलब फेल हो जाता है ये प्लान बीच में ही। ठीक है, अब वेवल प्लान जब फेल हो जाता है तो अब यहां पे ये समझो कि अब इंडियंस को आजादी मिलने की कोई मूवमेंट इंडिया में नहीं चल रही है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1943-44 में ही खत्म हो जाती है। वेवल प्लान भी यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, अब जापान से थोड़ा डर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स कि भाई इंडियन नेशनल आर्मी वहां से हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, पर जापान के ऊपर जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरते हैं उसके बाद जापान पीछे हट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है उनको भी ये पकड़ लेते हैं, सोल्जर्स को, सबको। तो अब ब्रिटिशर्स के पास कोई खास रीजन नहीं है इंडियंस को आज़ादी देने का, कोई मूवमेंट नहीं चल रही है। बट क्या होता है फिर, क्यों आज़ादी मिल जाती है? 1946 के बाद 1945-46 में आईएनए ट्रायल्स इंडिया में चलते हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने आईएनए के सोल्जर्स, इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स पकड़े होते हैं उनके ऊपर ट्रायल चलाते हैं कि इनको सजा सुनाई जाएगी क्योंकि इन्होंने देशद्रोह किया है ना। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग थे और ये हमारे ही खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर ट्रायल चलता है। और जब ये ट्रायल चलता है तो इंडिया के जो आम जनता होती है, आम जनता की सहानुभूति इन लोगों के साथ काफी होती है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को आम लोग जो थे वो काफी मानते थे। तो आम लोग अपोज कर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स को इन ट्रायल्स में। अब कांग्रेस को लगता है कि भाई यही एक मौका है जब हम फिर से पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस इस टाइम कोई पॉपुलर नहीं रही थी। ठीक है, सारी मूवमेंट कांग्रेस की फेल हो चुकी थी। तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो लॉयर्स थे, उन्होंने क्या किया, उनने बोला कि हम ये जो आईएनए के ट्रायल्स चल रहे हैं इनकी तरफ से हम लड़ेंगे। ठीक है, जो भी ये सोल्जर्स के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं इनकी तरफ से इनको लीगल एड देने का काम हम करेंगे। जैसे तेज बहादुर सप्रू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब लोगों ने ये काम किया। ठीक है, और उधर से जो रॉयल इंडियन नेवी थी, जो ब्रिटिशर्स की नेवी थी ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1946 में। ठीक है, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? एक तो मेजर रीजन ये था आईएनए ट्रायल्स वाला कि भाई आप हमारे ही जो सहयोगी सोल्जर्स हैं उनके ऊपर ट्रायल चला रहे हो, उन्होंने तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, उनके ऊपर आप ट्रायल चला रहे हो। दूसरा, रॉयल इंडियन नेवी की अपनी कुछ कंडीशन थी कि उनको खाना अच्छा नहीं मिलता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सब चीज़ों को लेके उन्होंने म्यूटनी स्टार्ट कर दी। जैसे 1857 में एक म्यूटनी हुई थी आर्मी में, अब नेवी ने म्यूटनी कर दी। ठीक है, और पूरे इंडिया में ऐसा माहौल बन रहा था कि सारे लोग ब्रिटिश जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी के लिए वीक बनाया गया, इंडियन नेशनल आर्मी डे बनाया गया। तो ऐसा माहौल बन रहा था कि दोबारा से एक लार्ज स्केल म्यूटनी या मूवमेंट जैसे 1857 में हुई थी वैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती थी। और ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का आइडिया लग गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये अगर म्यूटनी, लार्ज स्केल म्यूटनी हो जाती है, इंडियन आर्मी के भी सोल्जर्स, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो भी अगर विद्रोह कर देते हैं, तो हम इतना बड़ा वॉर, इतनी बड़ी वॉर अभी संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी बड़ी खराब हालत हुई होती है सबकी। तो उनको लगता है कि अभी इस टाइम पे हमारे लिए अच्छा यही है कि इंडिया छोड़ के चले जाएं। ठीक है, क्योंकि लोग किसी भी कीमत पे अब ब्रिटिशर्स को सहने को तैयार नहीं थे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लेके आते हैं। ठीक है, 45 में वेवल प्लान तो कुछ नहीं करते हैं उसमें, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लेके आते हैं जब ये आईएनए ट्रायल्स के ऊपर ये सब चल रहा होता है और रॉयल इंडियन नेवी भी म्यूटनी कर देती है। तो और कैबिनेट मिशन प्लान में बोलते हैं कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे हम, और उसमें बोलते हैं कि पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है कि कोई भी अलग प्रोविंस को हम अलग नहीं करेंगे, एक इंडिया में ही एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और यहाँ पे ही लोग जो हैं एक ही कंट्री में रहेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है 1946। कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग भी इसको मान लेती है, स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग मान जाती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में इन्होंने बोला होता है कि हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे स्टेट्स की ABCD में। ठीक है, 4 हिस्सों में इंडियन स्टेट्स को ग्रुप करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरियाज में। अब कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब ऐसे ही हम कर रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन आएगा ये पता चले, कहाँ कौन कौन सी जगह से कौन आएगा। ठीक है, पर मुस्लिम लीग जो है उसको लगता है कि ये ग्रुपिंग जो है, जैसे उन्होंने बोला था 1940 में कि ऐसी ग्रुपिंग की जाएगी, उनको लगता है कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी है। ठीक है, और उनको लगता है कि अगर ये ग्रुपिंग की जाएगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अलग से बन जाएगा। तो मुस्लिम लीग इसको
कंपलसरी समझती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसको टेम्परेरी समझती है, और ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं बाद में। पहले वो कुछ बोलते ही नहीं है कि ग्रुपिंग कंपलसरी है कि टेम्परेरी है, बाद में बोलते हैं कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। ठीक है। और 1946 में जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, उसमें मुस्लिम लीग को जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उसमें मेजॉरिटी आ जाती है उनकी। ठीक है, ये इलेक्शंस जो थे ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर थे, क्योंकि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिलती हैं। वहां से उनको ये लग गया था कि हम नहीं जीत पाएंगे। बट 1940 से लेके 46 तक मुस्लिम लीग ने जो भी काम किया, उन्होंने मुस्लिम्स को तो कम्युनलाइज कर दिया था। ठीक है। 1940 के बाद मुस्लिम लीग बिल्कुल एक्सट्रीम कम्युनलिज्म पे आ गए थे। उन्होंने जो भी चीजें की, स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया, तो इससे धीरे धीरे मुस्लिम्स पोलराइज होने लग गए थे। और 1946 में जब इलेक्शन होते हैं उसमें वो सामने वो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स पोलराइज हो चुके हैं, वो सिर्फ मुस्लिम लीग को ही वोट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, मुस्लिम लीग को बड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है कि भाई अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि अब मुस्लिम्स हमारे साथ हैं। और 46 के बाद देश में दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान तो ये बोलती है कि पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, पर देश में इतने कम्युनल राइट्स होते हैं, जहां जहां पे भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वहां पे इतने दंगे होते हैं, बंगाल में, यहाँ पे पंजाब में, खास करके पंजाब और बंगाल में, कि देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और फिर 1947 में क्लीमेंट एटली जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक स्टेटमेंट देता है कि भाई क्योंकि देश की हालत ठीक नहीं होती, समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हालत ठीक नहीं है। तो वो एक स्टेटमेंट देता है कि हम 1948 तक किसी भी तरीके से पावर को आपको दे देंगे, आप फिर जो मर्जी करो, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है। क्यों ब्रिटिशर बोलते हैं कि इससे हमारा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में कंट्री है ना, और यहाँ पे जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। तो हम आपको 1948 तक क्या करेंगे, पावर दे देंगे, फिर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, आपने मरना है आप मरो। और इस स्टेटमेंट के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोग और ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, और ज्यादा कम्युनल राइट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर 1947 में माउंटबेटन प्लान इंडिया में आता है और इंडिया का पार्टीशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? कहां तक लिखा आपने? वेवल प्लान का लिखा ना? उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कुछ लिख लो, हेडिंग दो इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी लिखो। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज क्रिएटेड बाय मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज क्रिएटेड बाय मोहन सिंह, who was an Indian army officer, who was an Indian army officer, Indian army officer, comma, out of the Indian prisoners of wars, out of the Indian prisoner of wars, POWs, with the help of Japan, war, with the help of जापान। तो जापान ने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को पकड़ा होता है, उन्हीं को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाई जाती है। ठीक है, समझे? कितने सोल्जर्स होते हैं ये? लगभग 42,000 सोल्जर्स। ठीक है। लिखो, बाय द एंड ऑफ 1942, बाय द एंड ऑफ 1942, 42,000 men, 42,000 men joined Indian National Army. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जुलाई 1943, इन जुलाई 1943, राश बिहारी बोस, राश बिहारी बोस, ये राश बिहारी बोस के बारे में याद आया कुछ? हैं? जो फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने राश बिहारी बोस के बारे में पढ़ा था। ठीक है।
ठीक है, जब यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और ये सब आया तो वो इंडिया से जापान चले गए थे। उसके बाद वहीं पे रहे वो। उन्होंने वहाँ पे मतलब इंडियंस के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए कुछ काम किए, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया ये वो, और जो भी चीज़ें करते थे वहाँ पे जाके उन्होंने की। और 1942 में उनको चेयरमैनशिप दे दी गई, किसकी? इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है, और 1943 में उन्होंने इसकी कमान किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखा आपने? रास बिहारी बोस ट्रांसफर्ड द लीडरशिप, ट्रांसफर्ड द लीडरशिप ऑफ आईएनए टू सुभाष चंद्र बोस। ऑफ आईएनए टू सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था ना हमने कि 1940 के बाद वो इंडिया से भाग गए थे। ठीक है, पहले जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, जापान से सिंगापुर आए, और वहां पे जाके आईएनए की कमान संभाली। ठीक है, तो लिखो, ही गेव द स्लोगन। क्या स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ही गेव द स्लोगन, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, लिखो, इन जनवरी 1944, नेक्स्ट पॉइंट में, इन जनवरी 1944 आईएनए हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू रंगून, वर शिफ्टेड टू रंगून, वर शिफ्टेड टू रंगून। और इन्होंने एक वॉर कराई दी। क्या वॉर कराई दी थी? आईएनए सोल्जर्स की वॉर कराई क्या थी? हम्म, चलो दिल्ली। ठीक है, दे गेव द वॉर कराई, चलो दिल्ली। वॉर कराई, चलो दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन अप्रैल 14, ऑन अप्रैल 14 कर्नल मल्लिक ऑफ बहादुर ग्रुप, कर्नल मल्लिक ऑफ बहादुर ग्रुप, बहादुर ग्रुप होस्टेड इंडियन नेशनल आर्मीज फ्लैग, होस्टेड आईएनएस फ्लैग लिखो, होस्टेड आईएनएस फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन मेनलैंड, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन मेनलैंड एट मोइरंग। कहाँ पे है ये? मणिपुर में। एट मोइरंग, मणिपुर। रंगून कहाँ पे है? म्यांमार। वो गाना सुना है ना आपने, मेरे पिया गए हैं रंगून? सुना है? वो बेसिकली क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में किसी को सर्व करना है तो रंगून जाना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए वो उनकी वाइफ ने गाना गाती थी फिर वो, मेरे पिया गए हैं रंगून। ठीक है, अब जुलाई 1944 के बाद जापान जो है वो मतलब वापस जाना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगस्त 15 1945 तक जापान सरेंडर कर जाता है पूरा। ठीक है, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और जब जापान सरेंडर कर जाता है तो फिर इंडियन नेशनल आर्मी के पास भी कुछ पावर बचती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आईएनए ट्रायल्स, आईएनए ट्रायल्स।
देखो, ब्रिटिश डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल, ब्रिटिश डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल ऑफ 100 of INA prisoners, of 100 of INA prisoners, full stop, 100 of INA prisoners. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट ट्रायल टू बी हेल्ड एट रेड फोर्ट, फर्स्ट ट्रायल टू बी हेल्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली, फर्स्ट ट्रायल टू बी हेल्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली ऑन नवंबर 1945, नवंबर 1945। किस किस का हो रहा था फर्स्ट ट्रायल? 3 लोग थे, कौन कौन? प्रेम कुमार सहगल, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ढिल्लों, और एक मुस्लिम शाहनवाज, शाहनवाज खान। ठीक है, तो एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम। ठीक है, इन तीनों का पब्लिक ट्रायल सबसे पहले हो रहा था। ट्रायल का मतलब फांसी नहीं होता है, ट्रायल का मतलब मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कांग्रेस सपोर्टेड INA प्रिजनर्स, हाँ, कांग्रेस सपोर्टेड INA प्रिजनर्स एंड फेमस लॉयर्स लाइक तेज बहादुर सप्रू, फेमस लॉयर्स लाइक तेज बहादुर सप्रू, हाँ, तेज बहादुर सप्रू, कॉमा कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू, मार्कंडे काटजू के बारे में सुना है आपने? हाँ, मार्कंडे काटजू के बारे में नहीं सुना है? सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं इंडिया के, उनके पापा हैं ये, कैलाश नाथ काटजू, कॉमा जवाहरलाल नेहरू एंड एंड अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली डिफेंडेड डिफेंडेड देम इन कोर्ट, डिफेंडेड देम इन कोर्ट। INA डे ऑब्जर्व किया गया कब? नवंबर 12 को, और INA वीक मनाया गया पूरे देश में नवंबर 5 से लेके नवंबर 11 तक। ठीक है, ये दोनों लिख लेना, INA डे नवंबर 12 और INA वीक मनाया गया नवंबर 5 से लेके नवंबर 11 तक। ठीक है, किस लिए मनाया गया? उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन February 18, 1946, ऑन February 18, 1946, 1100 1946 1100 रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स,
रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स RATINGS रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार HMIS तलवार TALWAR शिप का नाम है ये, ठीक है। HMIS तलवार वेंट ऑन स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट racial discrimination comma unpalatable food मतलब खाने लायक खाना ना हो जो, unpalatable food एंड INA ट्रायल्स। तो इन 3 मुद्दों पे इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है। किसने, इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने, ठीक है। हैं, हाँ, एंड INA ट्रायल्स। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ 1945-46, ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ 1945-46 Muslim League got 1945-46 Muslim League got 86.6% Muslim votes, 6% Muslim votes in Bengal and Sindh, clearly depicting the DEPICTING, depicting the polarization of Indian Muslims, clearly depicting the polarization of Indian Muslims. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैबिनेट मिशन प्लान। कर दें खत्म आज, बस कैबिनेट मिशन प्लान के बाद माउंटबेटन प्लान है और इंडिपेंडेंस। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, February 1946। कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज थे, कौन कौन थे, हाँ, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो लिखो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। ये चेयरमैन था इस कमीशन का। पैथिक PETHIC क्रिप्स, हम्म, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में कैबिनेट मिशन प्लान आता है तो वो बोलता है कि भाई हम आपको पीसफुल ट्रांसफर देना चाहते हैं पावर का, ठीक है, पावर को पीसफुली ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में।
आप मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी समझौते पे आ जाओ ताकि हम पावर दे पाए आपको, पर कोई समझौता आ नहीं पाया। ठीक है, तो मई आते आते, फरवरी में ये लोग आए हैं और मई आते आते कोई समझौता नहीं हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो मई के बाद कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि अब हम अपने पॉइंट्स रखेंगे, आप वही मानो। ठीक है, तो लिखो इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे। मेन पॉइंट्स, फर्स्ट लिखो, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। सेकंड कंडीशन लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू थ्री सेक्शंस। ग्रुपिंग ऑफ existing provincial sections, assemblies into three sections, A, B, and C. Provincial assemblies into three sections, A, B, and C. A में कौन थे? हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। ठीक है, बी में कौन है? मुस्लिम मेजॉरिटी, पर कहां की? नॉर्थ वेस्ट की। और सी की, सी में मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट की, मतलब बंगाल वाली साइड की। ठीक है, तो इंडिया की जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको तीन हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया। एक तो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्ट वाली, और तीसरा मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट वाली। ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? चलो अगला पॉइंट लिखो। ब्रिटिशर्स, हाँ ब्रिटिशर्स बता रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ कैबिनेट मिशन में बोला कि नहीं बनाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अ कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल, अ कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। वैसे तो इन्होंने बोला कि हम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है, लेकिन तीन चीजें जो हैं वो सेंटर के पास रहेंगी। कौन कौन सी? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोविंसेस वर गिवन फुल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस वर गिवन फुल ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स भी किसको दे दी? प्रोविंसेस को। हम्म, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कांग्रेस इंटरप्रेटेड दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल। कांग्रेस इंटरप्रेटेड दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल। कांग्रेस को क्या लगा कि ये जो ग्रुपिंग है एबीसी ये ऑप्शनल है। कांग्रेस इंटरप्रेटेड दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल एंड लीग एंड मुस्लिम लीग बिलीव्ड इट टू बी कंपलसरी। एंड मुस्लिम लीग बिलीव्ड इट टू बी कंपलसरी। ब्रैकेट में लिखना, मिशन सपोर्टेड लीग, कैबिनेट मिशन सपोर्टेड लीग, मिशन सपोर्टेड लीग।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन जुलाई 10 1946, ऑन जुलाई 10 1946 नेहरू गेव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट ग्रुपिंग, नेहरू गेव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट ग्रुपिंग। And on July 29, 1946, 29, 1946, League withdrew its acceptance, League withdrew its acceptance and gave a call for direct action, and gave a call for direct action from August 16, direct action from August 16 to achieve Pakistan. 16 to achieve Pakistan. अच्छा, स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, बट मुस्लिम लीग ने जुलाई 29 को क्या बोला कि हम अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेते हैं और अब हम कॉल कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब था, दंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन करेंगे फ्रॉम अगस्त 16 अगर आपने हमें पाकिस्तान नहीं दिया तो, ठीक है। तो अगस्त 16 के बाद डायरेक्ट एक्शन इन्होंने स्टार्ट किया और इंटरिम गवर्नमेंट पर बन जाती है कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। सितंबर 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी थे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली, ठीक है, ऐसे 2-3 मेंबर मुस्लिम लीग के थे, बट उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो लिखो, ऑन सेप्टेंबर 2 1946, ऑन सेप्टेंबर 2 1946 interim government was formed, हाँ हाँ, interim government was formed, but Muslim League obstructed the working of the Constituent Assembly, obstructed the working of Constituent Assembly, Constituent Assembly, and demands its dissolution. Dissolution, DISSOLUTION। तो मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सही से चलने नहीं दे रही थी और बोल रही थी कि इस असेंबली को डिसॉल्व करो, पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, ठीक है। और इसके बाद इंडियन कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है, दंगे देखने को मिलते हैं इंडिया में। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। लिखो, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली gave a statement, gave a statement and fixed the deadline, and fixed the deadline of June 30 1948, of June 30 1948, 48
फिक्स द डेडलाइन ऑफ June 30, 1948 फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो स्टेटमेंट क्या दी इसने, इसने बोला कि भाई ब्रिटिशर्स क्या करेंगे 30 जून 1948 से पहले पहले, अगर आपके बीच में कोई समझौता होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में तो ठीक है, नहीं तो हम पावर को अलग अलग जगह पे डिवॉल्व कर देंगे जहां जहां पे हमें सही लगेगा। ठीक है, मतलब क्लियर कट ये क्या हिंट दे रहे हैं, पार्टीशन का क्लियर हिंट दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान, June 3, 1947। माउंट बैटन प्लान, June 3, 1947। ठीक है, इसमें पॉइंट्स लिखो। पंजाब एंड बंगाल, पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज, पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजन ऑन पार्टीशन, ऑन पार्टीशन, ब्रैकेट में लिखना बाय सिंपल मेजोरिटी। तो बोला कि जो पंजाब और बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंट नहीं सॉरी, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो डिसाइड करें कि पार्टीशन चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन केस ऑफ पार्टीशन, इन केस ऑफ पार्टीशन two constituent assemblies would be made। In case of partition, two constituent assemblies would be made। Would be made। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑन July 5, 1947। हाँ, ऑन July 5, 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट based on Mountbatten Plan। Independence Act based on Mountbatten Plan, which was to be implemented, which was to be implemented to be implemented from August 15, 1947। 1947 1947 with the creation of two independent dominions, with the creation of two independent dominions, two independent dominions, that is India and Pakistan, that is India and Pakistan। और बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए किसको बुलाया गया, रेड क्लिफ को। ठीक है, बाउंड्री कमीशन अवार्ड वाज गिवन बाय रेड क्लिफ। ठीक है, बाउंड्री कमीशन ऐसे लिख लो, अंडर रेड क्लिफ। ठीक है, तो देश आजाद हो गया बट देश का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। रेड क्लिफ। ठीक है, समझ गए। हाँ बस, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म।